उधारी यहाँ चाहती कर रहे हैं कि देख रहे हैं पढ़ रहे हैं। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So very good morning to all of you. If you have any problem during the lecture, you just write me in the chat box, okay? So we'll wait 2-3 more minutes. 27 candidates are there. So we'll wait for 2-3 more minutes, then I'll start the lecture. So today we will start with your unit number 2, and the title of the unit is Planning the Computer Programs. Actually, one topic is remaining from unit 1, and that is number system. We'll complete number system if the classes of face to face will go on. Okay, जब classes हमारी off campus run होंगी तब हम वहाँ पर number systems करेंगे. अभी फिलहाल हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे और थ्योरी पोर्शन में सेकेंड यूनिट है. सेकेंड यूनिट में जो टाइटल है वो है प्लानिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. तो यहाँ पर इस यूनिट में एक ही हेलो मैम. हाँ बताइए मैम पहली यूनिट मैंने पढ़ी नहीं तो मैम सेकंड यूनिट में पढ़ा हूँ. बताओ क्या होगा. आज मेरी फर्स्ट क्लास है मैम. यार पहली यूनिट आपने पढ़ी नहीं है. यस मैम.
है ना? क्या मैम? हसन जावेद। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो, किससे प्रॉब्लम आ रही है? विनीत। हेलो। दिनेश गुप्ता, आपने नहीं पढ़ी है पहली यूनिट? यस मैम। क्यों नहीं पढ़ी है आपने? मैम तबीयत ठीक नहीं थी मैम, बहुत ज्यादा बुखार वगैरह फीवर था। कोई बीमार बात चल नहीं, रहा मैंने स्लाइड शेयर कर रखी है, आप उससे पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? था। ओके मैम। और आपने अगर गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए। कर रही है मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारे यूनिट्स इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है? सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ सकती है आपको, जो इंटर रिलेटेड है। बाकी सारे यूनिट डिस्कनेक्टेड है थ्योरी में, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके मैम। तो जो आपका ये वाला सेकेंड यूनिट है, दैट इज द प्लानिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इसमें मेमोरी का भी पोर्शन है, मेमोरी एज अ होल एक सेपरेट यूनिट है, वो हम इसे कवर करेंगे, उसके बाद मेमोरी कवर करेंगे, ठीक है? अब इस वाले पोर्शन में हमारे पास 4-5 टॉपिक्स हैं जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए यूजफुल है, और वो आपके इंटर रिलेटेड टेक्निक्स है। लाइक एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, स्यूडो कोड्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो भी कंप्यूटर, जैसे आपको सी के प्रोग्राम बढ़ाए जा रहे हैं, तो पहले तरीका यही है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम कराया जाए, पहले आप उसकी एक एल्गोरिथम लिखें, फिर एक फ्लो चार्ट बनाएं, और उसके बाद स्यूडो कोड, और उसके बाद फाइनल उस लैंग्वेज में कोड करें। किसी भी लैंग्वेज में जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट होता है, दैट इज द राइटिंग ऑफ द एल्गोरिथम। पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम उसका स्यूडो कोड अगर फिजिबल है तो राइट करते हैं, और फाइनली हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करते हैं। अगर सी में कोड करना है तो सी में करेंगे, जावा में करना है तो जावा में करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटेक्स की वजह से हमारी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो आपका प्रोग्राम का फ्लो को दिखाते हैं, ठीक है? प्रोग्राम को अगर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हमें लिखना है तो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, प्रोग्राम का फ्लो देखना है तो हम फ्लो चार्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो इस वाले यूनिट में हम यही देखेंगे कि प्रोग्राम को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप कैसे राइट करते हैं और उसका फ्लो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जो हेडिंग है, दैट इज प्लानिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उससे पहले हम लिखेंगे, सीखेंगे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंट प्रोग्राम्स, ठीक है? तो यूजुअली अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, ठीक है? अगर कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होगा, अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें भी यही स्टेप होंगे। तो किसी भी प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए आपने एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या है, इसके किसी भी प्रोग्राम के स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसके बाद हमारा डिजाइन आता है, फिर डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ठीक है? तो कोई भी एफिशिएंट प्रोग्राम अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है? इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम वो किस पे डिपेंडेंट है, उसका सब्जेक्ट क्या है, हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए, उसके नंबर ऑफ फेजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या इनपुट होंगे उसमें, ठीक है? तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जिनको गैदर करने के टाइम पे उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है? और रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम करते कैसे हैं, इस फेज को हम यूजर से आस्क करके, जैसे क्या है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है? अब एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम में क्या है कि ये यूजर की रिक्वायरमेंट है कि उसे एडिशन चाहिए, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि वो 2 नंबर्स क्या हैं, ठीक है? कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें परफॉर्म करना है, आउटपुट किस टाइप का जनरेट होगा, और फाइनली हम उसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ये एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल था। यूजुअली हमारे प्रोग्राम क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कई बार हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है
वो कुछ फेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सारी चीजें लिखी हुई होती है। दिस डॉक्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड द यूजर, एंड यूजर जो होते हैं और उनके बीच में वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है। दोनों लोग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी एरर्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट फेज पे ही रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम किस किस फेजेस में उसको बनाएं। तो दोनों लोग जब पढ़ लेते हैं कि कोडर की तरफ से भी ये बनेगा और डेवलपर को जो चाहिए वो ये है, तो अगर किसी बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में ही उसे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका डिजाइन फेज। जब हमारे पास एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसे डिजाइन करते हैं। डिजाइन क्या है, डिजाइन इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू मेड बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस वुड स्टार्ट। मतलब अभी हम कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। तो जो प्लानिंग फेज है वही हमारा क्या है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडोकोड। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। डिजाइनिंग में हम क्या क्या करेंगे, हम उसका डिजाइन देखेंगे कि फ्लो क्या है प्रोग्राम का, कौन से मॉड्यूल्स हमें चाहिए, कौन से इंटरमीडिएट रिजल्ट हमारे जनरेट होंगे। अगर हमें सपोज इनपुट यहाँ स्टेज 1 पे दिया है तो स्टेज 2 के लिए भी वही सेम इनपुट रहेगा या स्टेज 3 के लिए वही सेम इनपुट रहेगा। अगर हमारा प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है तो हम उसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सब कई बार ऐसा होता है कि सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, हम लास्ट में कंबाइन करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सीक्वेंशियल मॉड्यूल होते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि एक मॉड्यूल से जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे मॉड्यूल में एज अ इनपुट जाएगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग फेज में हम डिसाइड करेंगे कि मॉड्यूल क्या क्या है हमारे प्रोग्राम के और हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडोकोड। जब हमारे पास एक डिजाइन रेडी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन बना लिया। डिजाइन के बाद हम पहुंचते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन में फेज में क्या होता है, जो डिजाइंड एल्गोरिथम है वो हमारी प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करी जाती है यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जावा, .NET, C++, जो भी सुटेबल लैंग्वेज होगी उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो ही लैंग्वेज हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब उस प्रोग्राम कोड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी डेवलपर टीम जो है वो चेक करती है कि अवेलेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा है वो प्रोग्राम जनरेट हुआ है या नहीं, यूजर के पास जो हार्डवेयर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जनरेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज में होंगी। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है टेस्टिंग। जब हमारा सारा प्रोग्राम बंद हो गया, सब कुछ बन गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वेदर इट सेटिस्फाई द यूजर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, अगर हमारे कोई प्रोग्राम में एरर्स आ रही होंगी तो वो हम टेस्टिंग फेज में रिमूव करेंगे। ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उनके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम चेक करेंगे कि जो यूजर ने हमें बोला है कि हमने वही बनाया है या नहीं बनाया। अगर हमारी किसी भी मॉड्यूल में एरर आ रही है तो हम उस मॉड्यूल को रेक्टिफाई करेंगे। अगर कंप्लीट प्रोग्राम में एरर आ रही है तो हम उस प्रोग्राम को रेक्टिफाई करेंगे। दिस इज बेसिकली अ टेस्टिंग फेज। जैसे कि सी के प्रोग्राम में हमारा क्या टेस्टिंग फेज होता है, कंपाइलिंग। जो हम कंपाइल करते हैं, जो भी हमने कोड लिखा होता है उसमें जो भी एरर होती है वो हमें बता देता है कि ये एरर्स अकर हो रही है। ठीक है, तो दैट इज योर कंपाइलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हमारी टेस्टिंग फेज होती है जिसमें हम सारे मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, जब हमारा टेस्ट हो जाता है मॉड्यूल, मतलब डीबग कर लिया हमने, कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो हम फाइनली विल कम टू द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फेज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं हम, जो है वो उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है ये वाली चीज बताना। ठीक है,
और हम कुछ ट्रेनिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोज किसी को नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सेस करना है, तो विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फेज जो होता है वो हमारा क्या है, क्रूशियल फेज है, जिसमें हम एंड यूजर को बताते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है और उससे रिलेटेड उसको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं। जब हमारी ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है तो विल कम टू द लास्ट स्टेज एंड दैट इज मेंटेनेंस स्टेज। अगर लॉन्ग टर्म कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ठीक है, उसमें अब क्या है, यूजर के पास कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई, अभी तक उसके प्रोग्राम में वो चीज नहीं थी, उसको वो बोलता है कि ये कुछ और चीजें हैं जो ऐड कर दीजिए आप हमारे प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं उसकी। क्या कोई नया कोड ऐड करना है तो कर दें, अगर कोई कोड में एरर आ रही है जो रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो भी हम क्या करते हैं, उसको डीबग या मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट या नए पैटर्न्स हमें चाहिए होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी प्रोग्राम अगर हम देखें तो वो हमारे कितने फेजेस से होके गुजरेगा, हमारे वो टोटल इन सारे फेजेस से होके गुजरेगा। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसका डिजाइन बनाएंगे, फाइनली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्चुअल कोड बनाएंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे कि कोई एरर है तो रिमूव करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और फाइनली मेंटेनेंस। इफ कोई नई रिक्वायरमेंट एनालाइज हो जाती है, अराइज होती है, तो हम उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। तो कोई भी अगर प्रोग्राम को हमें इफिशिएंटली डिजाइन करना है तो हमें इन सारी फेजेस को प्रॉपर्ली जो है वो कोप अप करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा जो प्रोग्राम बने दैट वुड बी अ इफेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए, ये तो प्रोग्राम था हमारा कि हमारे बड़े प्रोग्राम्स हो तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर हमारे कोई स्मॉल प्रोग्राम्स है तो भी हमें उसके लिए एल्गोरिथम राइट करनी चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन फेज में जैसे मैंने बताया कि डिजाइन फेज क्या है, एक्चुअल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले का फेज है। जब हमारे पास फाइनल रिक्वायरमेंट आ जाएंगी तो हम क्या कहाँ जाएंगे, डिजाइन फेज। और इस डिजाइन फेज में हम क्या यूज करेंगे, एल्गोरिथम यूज करेंगे, फ्लो चार्ट्स यूज करेंगे। तो द टॉपिक आई विल डिस्कस टुडे इज एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट टू राइटिंग अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, व्हेन यू एनालाइज अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो algorithm provides a blueprint. Blueprint means that is not actual, but it will somehow give you a way. ठीक है, ये आपको एक वे बताएगा कि आपको उस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, it is considered an effective procedure for solving a problem in a finite number of steps. finite number of steps का मतलब ये है कि steps जो है वो हमारे known होंगे, मतलब कुछ numbers होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि थाउजेंड्स या उसमें होगा, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर, जैसे 10 स्टेप्स है, 20 स्टेप्स है, 30 स्टेप्स, एटलीस्ट जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें आपका प्रोग्राम क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कि आप इनिशियली प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं जिसमें आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो एक एल्गोरिथम जो है वो आपको एक आंसर देती है। ठीक है, और वो आंसर कैसा होगा, जो आंसर है वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मींस एंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एल्गोरिथम हम लिखते चले जा रहे हैं और हमें फाइनली आउटपुट 0 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि जो एल्गोरिथम है वो हमारे क्या होगी, कुछ स्टेप्स में लिखी जाएगी, मतलब कुछ थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस होंगे, और उन थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे हम फाइनली एक आउटपुट मिलेगा। तो एल्गोरिथम जो है वो मेनली यूज की जाती है सॉफ्टवेयर रीयूज टाइम। रीयूज मींस अगर सॉफ्टवेयर को आपको दोबारा से बनाना है या रीयूज करना है, कहीं और भी यूज करना है, तो एल्गोरिथम आपके लिए यूजफुल होती है। टू राइट योर होल कोड फर्स्ट वी नीड एल्गोरिथम, क्योंकि हमें जब प्रोसीजर ही नहीं पता होगा कि हमें कोड में क्या क्या लिखना है तो हम डायरेक्टली कोड नहीं लिख पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी एल्गोरिथम की, बी प्रिसाइज मतलब छोटी होनी चाहिए, बी एम्बिगुअस मतलब कोई एरर या बग नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए एल्गोरिथम में। द थर्ड पॉइंट इज नॉट इवन अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिपीटेड indefinitely,
मतलब कोई ऐसा स्टेप या सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जो इनफाइनाइट लूप में चला जाए। इनफाइनाइट लूप मतलब बार बार एग्जीक्यूट होता चला जाए और उस लूप से बाहर ना पाए। मतलब एक स्टेप हमने लिखा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। और जैसे ही एल्गोरिथम हमारा टर्मिनेट हो, लास्ट है आफ्टर द एल्गोरिथम टर्मिनेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें फाइनली मिल जाने चाहिए जैसे ही एल्गोरिथम टर्मिनेट होगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? रिप्लाई कीजिए चैट में। यस मैम। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या है? हमारी ब्लूप्रिंट है किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, और वो हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करिए जो एल्गोरिथम में यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम में कि ऑर्डर क्या है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, उस ऑर्डर को कहते हैं हम सीक्वेंस। ठीक है, कि एल्गोरिथम में जो है वो हमारी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। उस स्टेप या उस ऑर्डरिंग को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये जो सीक्वेंस है ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है कि हमारे एल्गोरिथम का ऑर्डर क्या है। अब जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमें सपोज अगर सम निकालना है दो नंबर्स का, तो स्टेप 1 क्या होगा? इनपुट द फर्स्ट नंबर ए। स्टेप 2 क्या होगा? इनपुट द सेकेंड नंबर एज बी। थर्ड में हम क्या करेंगे? सम कैलकुलेट करेंगे, सेट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। फोर्थ स्टेप में प्रिंट द सम एंड 5 स्टेप में एंड। और जैसे ही हम एंड लिखेंगे उस एंड के बाद हमारे पास क्या आएगा? उन दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इस प्रोग्राम में कहीं पर भी जो है कोई भी लूप नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं है। इट्स वेरी सिंपल सीक्वेंस प्रोग्राम, कि जहाँ पे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लिखना है और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम थी हमारी एडिशन ऑफ 2 नंबर की। अच्छा, अगर कोई एल्गोरिथम लिखता है, जैसे एक मैंने लिखी, एक आपने लिखी, एक किसी और ने लिखी, तो ऐसा हो सकता है कि हर किसी के स्टेप्स जो हैं वो थोड़े थोड़े बहुत डिफर कर जाए, क्योंकि हर इंसान का खुद का एक राइटिंग वे है। पर किसकी एल्गोरिथम को एफिशिएंट माना जाएगा? जो प्रिसाइज होगी, अनएम्बिगुअस होगी, ठीक है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होगी। कुछ लोग इस एल्गोरिथम को 6 स्टेप में भी लिख सकते हैं, कुछ इसको 4 स्टेप में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला स्टेप वो लिख दें इनपुट द नंबर ए एंड बी, तो ये भी पॉसिबल है। तो एल्गोरिथम को लंबा लिखना और एल्गोरिथम को छोटा लिखना हमारे विजुअलाइजेशन कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिथम को राइटिंग में एल्गोरिथम डिफर कर सकती है एक की एल्गोरिथम दूसरे की एल्गोरिथम से। इट्स नॉट नेसेसरी कि एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल एक सी ही आएंगी। अच्छा, दूसरा एल्गोरिथम में जो पॉइंट होता है दैट इज डिसीजन। डिसीजन क्या होता है कि जहां पे कुछ डिसीजन स्टेटमेंट यूज करते हैं हम, जहां पे किसी कंडीशन पे बेस्ड हमारा आउटपुट होता है, वहां पे हम डिसीजन यूज करते हैं। तो इसमें एक प्रोग्राम है कि अगर दो वैल्यूज हमारी इनपुट इक्वल है तो वो इक्वल प्रिंट कर दे, अदरवाइज दो वैल्यूज हमारी नॉट इक्वल है तो वो नॉट इक्वल प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अगर हमें ये दो वैल्यूज को चेक करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल, तो हम क्या लेंगे? एक कंडीशन लेंगे, एंड दैट कंडीशन इज योर डिसीजन। हमें क्या लेना है? एक डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन के आउटपुट पे हमारी एल्गोरिथम जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक, एल्गोरिथम देख लेते हैं। इसमें क्या है? स्टेप 1 में लिखा इनपुट द फर्स्ट नंबर ए। स्टेप 2 इनपुट द सेकेंड नंबर एज बी। स्टेप 3 क्या है? अब हम क्या करेंगे? एक डिसीजन लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में चेक करिए इफ ए इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? देन प्रिंट इक्वल। एल्स क्या कर दिया? प्रिंट नॉट इक्वल। ठीक है, और फाइनली स्टेप 4 में क्या कर दिया? एंड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिसीजन प्रोग्राम, जहां पे आपको क्या करना है? एक डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन के रिजल्ट पे हमारी दो कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, अगर हमारे पास
3 कंडीशंस है या 4 कंडीशंस है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल डिसीजंस लेंगे। ठीक है, एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के अंदर इनबिल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसमें करना होता कि अगर a इक्वल टू बी है तो दोनों का एडिशन कर दीजिए, अगर नॉट इक्वल है तो सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। अगर ये कंडीशन होती तो हम क्या लिखते, इफ a इक्वल टू b देन प्रिंट इक्वल एंड सम इज इक्वल टू a प्लस b। एल्स क्या होता, प्रिंट नॉट इक्वल सब्ट्रैक्ट इक्वल टू a माइनस b। तो ऐसे कई बार केस हो सकते हैं जहां पे मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, एक या दो डिसीजन ले भी सकते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास एक और केस है, दैट केस इज रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको बार बार परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन यूज करेंगे उसकी जगह पर। मतलब बार बार उस इंस्ट्रक्शन को लिखने की जगह हम क्या करेंगे, रिपीटेशन, रिपीट वर्ड यूज करते हैं। तो कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम उसकी, जैसे हमें कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, 1 to 10 जितने भी नंबर है ना, हमें उनको सपोज प्रिंट कराना है 0 से लेकर 10 तक। तो हम क्या करें, एक हम काउंटर ले लेंगे, कोई एक वैल्यू ले लेंगे, उसकी वैल्यू को एक एक बार इंक्रीज कराएंगे और उसको प्रिंट करा लेंगे। तो ये हमारे लूप हो जाएंगे। लूप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। जब हम सी के प्रोग्राम करेंगे ना, तब भी हम ये तीनों लूप पढ़ेंगे। अभी हम एल्गोरिथम में देखेंगे ये तीनों कैसे होंगे, फिर हम जब सी पढ़ेंगे तो हम सी में इनके सिंटेक्स देखेंगे कि सी में ये कैसे सिंटेक्स यूज करे जाते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के। ठीक है, अभी अगर कोई भी आपको लूप इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे सिंटेक्स यूज होगा रिपीट। एल्गोरिथम में यूज होता है रिपीट जब हमें लूप करना हो। तो स्टेप 1 में क्या करा है हमने, कोई एक वैल्यू ले रखी आई, कोई एक वेरिएबल लिया आई, उसको 0 असाइन कर दिया, एक और वेरिएबल लिया n, उसे 10 असाइन कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है कहाँ से, 0 से लेकर 10 तक की। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिपीट स्टेप व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n। हम क्या करेंगे, सारे स्टेप जो है उसके नीचे वाले वो रिपीट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि आई की वैल्यू n से छोटी रहेगी तब तक। स्टेप 3 में क्या कर दिया हमने, प्रिंट आई कर दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू को क्या कर दिया, सेट आई इज आई प्लस 1, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया और एंड कर दिया। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा, पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है 0, कंडीशन हमारी चेक होगी, लूप की कंडीशन 0 जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, छोटा है तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1, वैल्यू क्या हो गई 1। स्टेप 2 रिपीट करेंगे, 1 इज लेस देन 10, 2 प्रिंट कर दे, 1 प्रिंट कर देंगे, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर अगेन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन n, 10 से छोटा है, फिर 2 प्रिंट कर देंगे, फिर एक और इंक्रीमेंट करेंगे। ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, जब तक कि आई की वैल्यू हमारी 10 नहीं हो जाएगी तब तक हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करके स्टेप 2 को रिपीट करते चले जाएंगे। जब हमारी 10 हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तब हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे सारे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। जब अब आई वैल्यू 0 थी, जब 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, ये सारी आई की वैल्यू क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, रिपीटेशन और लूप्स। अब हम कुछ एल्गोरिथम के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्गोरिथम एग्जाम्पल 1, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल्स जो है वो हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ए हमारा फर्स्ट नंबर, बी हमारा सेकंड नंबर और सी हमारा क्या है, सम ऑफ ए बी। ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट जब हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे। तो स्टेप 1 इज स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम, स्टेप 2 इज इनपुट ए, स्टेप 3 इज इनपुट बी, स्टेप 4 इज कैलकुलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्टेप 5 इज आउटपुट सी, स्टेप 6 इज स्टॉप। जैसे ये एल्गोरिथम स्टॉप होगी हमें सी मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारी एल्गोरिथम थी जहां पे हमने a प्लस b का सम किया था। अब हमारा दूसरी एल्गोरिथम का एग्जांपल है जहां पे हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड लार्ज ऑफ द टू नंबर। कोई दो नंबर से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, इनपुट फर्स्ट नंबर a, सेकंड स्टेप क्या हमारा, इनपुट सेकंड नंबर b, क्योंकि हमें क्या करना है दो नंबर से फाइंड आउट करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हम दो ही नंबर चाहिए, दोनों नंबर को हमने इनपुट करा लिया। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, इफ डिसीजन लिया है। यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है हमें, a इज ग्रेटर देन b और नॉट। ठीक है, अगर डिसीजन हमारा ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट a। एल्स क्या करेंगे, कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ a इज लेस देन b देन प्रिंट b सॉरी। एल्स क्या कर देंगे हम, प्रिंट नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखा जाए तो तीन कंडीशंस आई हैं हमारे पास। एक, अगर a ग्रेटर है तो वो प्रिंट हो जाए, अगर b ग्रेटर है तो वो प्रिंट हो जाए, अगर दोनों इक्वल है तो वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करें, दो डिसीजन को कंबाइन किया है। पहला डिसीजन क्या था, a b से ग्रेटर है तो a प्रिंट कर दे, अगर फॉल्स है तो क्या है, दूसरी कंडीशन चेक करी, इफ a इज लेस देन b। अगर a लेस देन b है तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया, तो हमने b को प्रिंट कर दिया, देन प्रिंट b। एल्स क्या है, अगर फॉल्स है ये भी तो क्या करे, प्रिंट नंबर्स आर इक्वल और एंड कर दे। जैसे ही एंड करेगा तो या तो a प्रिंट होगा या b प्रिंट होगा या नंबर आर इक्वल, इन तीनों में से कोई भी एक प्रिंट हो जाए, मतलब एल्गोरिथम हमारी टर्मिनेट होगी और कोई एक रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। द थर्ड इज टू शो द रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन में क्या है, हम बार बार वो वैल्यू जो है रिपीट करते हैं। फैक्टोरियल तो आप सबको पता होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, कोई बताए एक कोई इंसान फैक्टोरियल क्या होता है। अनम्यूट करो कोई एक, बताओ व्हाट इज फैक्टोरियल। यार आप लोगों को मुझे लगता है कुछ आता जाता नहीं है, आप लोग फैक्टोरियल भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ मैम बताइए फैक्टोरियल। हाँ क्या होता है अनुज फैक्टोरियल। हाँ मैम फैक्टोरियल। हाँ फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल रिपीटेशन ऑफ, हाँ मैम रिपीटेशन ऑफ नंबर। सपोज फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालना है तो 3 को मतलब एक्सपेंड कर देना उसके लिए मैम, रिपीटेशन 3 2 1। ठीक है, सही बता रहे हैं अनुज, ठीक बता रहे हैं क्लास में। फैक्टोरियल क्या है कि आपको अगर आपको जैसे सपोज फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो हम से नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दें। जैसे 5 का निकाला 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज फैक्टोरियल। ठीक है, 1 यस मैम। अगर हमें इस प्रोग्राम को लिखना है तो बजाय इसके कि हम क्या करें, तो हम क्या कर रहे हैं, एक लूप ले लेंगे। उस लूप में क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं और उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। म्यूट कर लीजिए आप लोग। उसकी वैल्यू को अगर इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 रीड द नंबर n। रीड द नंबर n इनिशियली जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू असाइन करेंगे। आई की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी, फैक्ट की वैल्यू 1 असाइन कर दी, मतलब दो वेरिएबल है हमारे पास, एक आई है एक फैक्ट है, दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 1 कर दी। रिपीट स्टेप 4, मतलब ये जो 4 स्टेप है इसको रिपीट करना है थ्रू 6 until i is equals to n। तब तक हमें रिपीट करना है जब तक कि i की वैल्यू n, मतलब जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उसकी वैल्यू के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो स्टेप 4 से लेकर स्टेप 6 तक हम क्या करेंगे, उसे बार बार रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, रिपीट स्टेप 4 थ्रू 6, मतलब स्टेप 4 को रिपीट करना है, 5 को करना है, 6 को करना है। और कब तक रिपीट करेंगे, जब तक i की वैल्यू हमारे पास n ना हो जाए। अब जैसे सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास i की वैल्यू 5 ना हो जाए। ठीक है,
अब फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। इनिशियली फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 1 है, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 1। ओके, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। अब आई की वैल्यू को क्या करेंगे हम +1 कर देंगे। आई इज आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। स्टेप 4 रिपीट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है आई इज इक्वल टू एन नहीं हुआ है क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फिर से रिपीट करेंगे हम। अब क्या है फैक्ट की वैल्यू क्या 1 है, आई की वैल्यू क्या 2 है। अब क्या फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2। अब फिर से आई की वैल्यू को हम 8 प्लस करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। रिपीट करेंगे स्टेप 5 अगेन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही फिर से क्या होगा 4 हो जाएगी आई की वैल्यू, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगी 4 के बाद। उसके बाद हम क्या कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ये हमारे पास जैसी फैक्टोरियल आ जाएगा, जैसी कंडीशन ट्रू होगी आई इज इक्वल टू एन, हमारी क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? हेलो मैम। हाँ बताइए। हेलो मैम, हाँ, आई की जो वैल्यू हम नंबर डालेंगे वो कहाँ तक एक्सपेंड करना है मैम? नंबर क्या करेंगे? मैं कहाँ तक एक्सपेंड करना सकता हूँ? जैसे मैम 1 ले लिया, 1 2 3 4, एक मतलब लिमिट तो होगी मैम। हाँ ये लिमिट यहाँ है ना, स्टेप 4 देखिए, अंटिल लिखा है ना, अंटिल आई इज इक्वल टू एन, ये वो लिमिट ओके ओके मैम, आई सेड है ना। स्टेप 4 से लेकर स्टेप 6 को आपको रिपीट करना है। आई इज इक्वल टू एन, ये कंडीशन हमें चेक करनी है हर बार। ये कौन सो रहा है? ओके मैम, ओके थैंक यू। जावेद, हसन जावेद, बहुत नींद आ रही है क्या क्लास में? ये जो आधे बच्चे सो रहे हैं ना क्लास में, जब सी में बैक लग जाती है बेटा तो निकलती नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ो, इसमें ना बैक लग जाती है बच्चों की, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। और जो है जिसका थोड़ा बहुत अभी जो छुट्टियों में आप लोग सब भूल गए होगे पुराना, उसको रिवाइज कर लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ लीजिए, प्रोग्राम से प्रॉब्लम आएगी तो लैब में पूछ सकते हैं, लैब का सेशन में। अगर थ्योरी में और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो के अपना टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टोरियल का प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या करा, इनिशियली क्या करा, 2 नंबर्स लिए हैं, एक आई लिया है एक एन लिया है, फैक्ट लिया है एक, सॉरी फैक्ट हमारा वो एन वो नंबर है हमारा जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो हर बार क्या कर रहे हैं हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन करते चले जा रहे हैं, और तब तक करते चले जा रहे हैं, रिपीट तब तक करते हैं जब तक आई इक्वल्स टू एन ना हो जाए। जैसे ही एन की वैल्यू रीच होगी वहां पे हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू आ जाएगी, और वो जो प्रोडक्ट होगा फैक्ट का वो हमारा आउटपुट होगा। वहां पे एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे और हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल विद योर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अभिनव साहू, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिनव, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा समझ में आ रहा है क्लास में क्या हो रहा है? यस मैम, आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ी स्टडी करिए आप लोग सभी, है ना। विनीत, आपको समझ में आ रहा है क्लास में? विनीत, यस मैम। क्लियर हो रही है चीजें क्लास में? हेलो मैम, मैम ये जो आपने एडमिशन पढ़ाए थे इसका प्रोग्राम होते होंगे ना? हाँ, इसके प्रोग्राम हम लोग आपको सी वाली लैब में कराएंगे, जब लूप्स पढ़ाएंगे तब कराएंगे। मैम जो पढ़ा उसकी पीडीएफ सेंड कर देना मैम प्लीज। मैं सारी स्लाइड्स और सब कुछ शेयर कर रही हूँ, आप लोग गूगल क्लासरूम पे चेक करिए। ओके मैम, थैंक यू। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखी है गूगल क्लासरूम ज्वाइन